खबरों का रुख कर लेते हैं। सनी देओल का एक बहुत ही फेमस डायलॉग था, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। और अब कुछ ऐसा ही इंडिया को देखकर हो रहा है, यानी नए गठबंधन को देखकर लगता है कि मीटिंग पर मीटिंग और मीटिंग होती जा रही है, लेकिन मीटिंग से निकलता कुछ भी नहीं है। अगर 2024 में नरेंद्र मोदी का मुकाबला करना है तो चेहरा कौन होगा जिसको विपक्षी दल मोदी के सामने खड़ा कर पाएंगे और कहेंगे कि हम इस नेता की अगुवाई में मुकाबला करेंगे। आज दिल्ली में जो मीटिंग हुई उससे भी बहुत कुछ खास नहीं निकला। जेएमएम की तरफ से कहा गया है कि निलंबित सांसदों के मुद्दे पर यहां इस मीटिंग के अंदर चर्चा हुई और सीट शेयरिंग जनवरी के पहले हो जानी चाहिए। अब खबर आई है कि तकरीबन 3 घंटे की इस बैठक में ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम फेस बनाने का प्रस्ताव रखा है। तो केजरीवाल ने दावा किया कि बहुत जल्द कैंपेन शुरू करेंगे, लेकिन इस पूरी मीटिंग से ऐसी कोई बात निकलकर सामने नहीं आई जो इस मुहिम को और मजबूती दे सके। कोई भी ऐसा फैसला नहीं हो पाया जो इस अलायंस के बारे में माना जा सके कि हाँ, अब ये अलायंस किसी ठोस बिंदु पर पहुंच गया है। अब देखिए, कुर्सी एक है और दावेदार कितने हैं? बहुत सारे। सबसे पहले उन नामों को आप जान लीजिए, इसमें दावेदारी कौन पेश कर रहा है। सबसे पहला नाम तो है राहुल गांधी का, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, शरद पवार। जितने दल उतने हैं दावे, जितने नेता उतने इरादे। ना कोई कॉमन एजेंडा, ना सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला। बस एक लाइन है कि मोदी को हराना है, मोदी को हटाना है, लेकिन कैसे, उसका कोई तरीका विपक्ष के किसी नेता के पास है ही नहीं। कौन क्या कर रहा है? अब एक तरफ से आपको ये बताते हैं कि सबसे पहले बात नीतीश कुमार की हम कर लेते हैं। नीतीश के समर्थन में बार बार पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। नीतीश उत्तर प्रदेश की फूलपुर सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। नीतीश चाहते हैं कि उनको पीएम फेस घोषित करके चुनाव किया जाए। अब ये तो नीतीश चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। दरअसल लालू प्रसाद ने आज तक खुलकर नीतीश कुमार का नाम लिया ही नहीं। नीतीश तो कह चुके हैं कि 2025 में वो बिहार तेजस्वी को सौंप देंगे, लेकिन लालू या तेजस्वी में से किसी ने भी प्रधानमंत्री फेस के लिए नीतीश के नाम की वकालत नहीं की। तो उधर नीतीश जिस फूलपुर सीट से लड़ना चाहते हैं चुनाव, वहां से कांग्रेसी चाहते हैं कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़े। तो अब बात कांग्रेस की भी कर लेते हैं। कांग्रेस ने 18 दिसंबर यानी कल ही उत्तर प्रदेश के नेताओं के साथ मीटिंग की, जिसमें कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। कांग्रेस 270 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारना चाहती है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कम से कम 25 सीटें चाहती है। कांग्रेस राहुल गांधी को प्रधानमंत्री फेस बनाना चाहती है। अगर ऐसा ना हो तो कांग्रेस परिणाम के बाद चेहरे वाले फॉर्मूले के साथ है। कांग्रेस के कई नेता राहुल और प्रियंका की बड़ी भूमिका चाहते हैं। कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे को उत्तर प्रदेश की किसी रिजर्व सीट से लड़ाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अखिलेश यादव लगातार उन पर हमला बोल रहे हैं। ममता बनर्जी भाव नहीं दे रही। बात अखिलेश की अब अगर करें तो अखिलेश उत्तर प्रदेश में खुद 50 सीटों पर अपने प्रत्याशी चाहते हैं। कांग्रेस को 5 से ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं है। मध्य प्रदेश वाले एपिसोड से अखिलेश बेहद नाराज हैं। अखिलेश उत्तर प्रदेश में इंडिया का बॉस बनना चाहते हैं। मतलब उत्तर प्रदेश में सीटों का जो बंटवारा है वो अपने हिसाब से वो चाहते हैं। बात अगर अरविंद केजरीवाल यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री की करें तो केजरीवाल अलग ही तेवर में है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस के साथ है, वहीं दूसरी ओर पंजाब में रैली करके लोगों से 13 की 13 सीटें जिताने की अपील कर रहे हैं। यानी दिल्ली और पंजाब में केजरीवाल सीट शेयरिंग चाहते ही नहीं है। तो उधर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें देना चाहती है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि सबसे पहले संयोजक के नाम का फैसला हो। सामना में लेख लिखकर भी कांग्रेस पर उन्होंने हमले किए हैं। यानी कि इतना कंफ्यूजन है जिसके बारे में कुछ कह पाना अभी फिलहाल मुश्किल लग रहा है। इंडिया अलायंस की मीटिंग में क्या होता है, मीटिंग कैसे होती है, ये आज आपको कादर खान बताएंगे। ये हम नहीं कह रहे। दरअसल बीजेपी ने एक्स पर सोशल प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया है। बीजेपी ने हिंदी फिल्म इकबाल का एक सीन पोस्ट किया और इसी बीच इंडिया अलायंस के नेताओं ने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुन लीजिए। पहले सभी लोग जीत के आना है। जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे। कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। एमपीज अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फायदा है। तो इसीलिए हम पहले अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक होकर सभी लोग लड़ के हम मेजॉरिटी लाने की कोशिश करेंगे। और बीजेपी आज जो और मोदी जी बहुत इतना 1-2-3 इलेक्शन होने के बाद उनको तो इतना घमंड आया कि अब देश में मेरे सिवाय कोई नहीं बचेगा या दुनिया में भी मैं एक ही लीडर हूँ प्रचार करते हैं। तो हम पहले जीतने की कोशिश करेंगे और एक होकर जीतेंगे। There was no opposition to that suggestion. Okay, सबने सपोर्ट किया।
that she suggested. That's all. क्या क्या सजेस्ट किया ममता जी ने, आप एक बार बता दीजिए एक लाइन में। Karge. खड़गे शुड बी द पीएम। Yes. खड़गे शुड बी फॉर द पीएम और द कन्वीनर फेस। PM face. ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है जी, और सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार हैं। बहुत जल्दी सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी और हम सब लोग जनता के बीच में दिखाई देंगे। मुझे उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन जो बना है जी, ये जो मैंने पहले दिन से कहा, स्ट्रेटजी हमारी वही पीडीए रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। तो सुना आपने नेताओं का क्या कुछ कहना है। देखिए, इंडिया अलायंस चेहरे और सीट शेयरिंग में ही इस वक्त उलझा पड़ा है। उधर 17 दिसंबर को सूरत में डायमंड बोर्ड्स के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अपनी तीसरी पारी में हम भारत को टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल करेंगे। यानी 2024 में मोदी अपनी हैट्रिक को लेकर के फुल कॉन्फिडेंट हैं और इसके अगले दिन वो काशी में थे। और आज यानी 19 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में शिरकत किया। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के सभी सांसदों से कहा है कि विपक्ष के कारनामों को जनता के सामने रखें। संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर बैक टू बैक कई हमले किए। मोदी ने विपक्ष को लेकर के क्या कुछ कहा, पहले आप वो समझिए। संसद में सेंधमारी करने वालों के समर्थन में है विपक्ष। विपक्ष का व्यवहार दुखी करने वाला है। विपक्ष ने ठाना उसे आगे नहीं बढ़ना है। हम जोड़ने में लगे हैं, विपक्ष तोड़ने में लगा है। विधानसभा चुनाव में मिली हार से बौखलाया है विपक्ष। देश की तरक्की विपक्ष को अच्छी नहीं लगती है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को जानते हैं कि 2024 का सत्ता पथ विकास और सनातन के 2 बिंदुओं को जोड़ करके तैयार होगा। अयोध्या में राम मंदिर, मथुरा में भी सर्वे, ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट आई है। काशी कॉरिडोर का निर्माण, केदारनाथ धाम का निर्माण, 2024 का चुनाव इन तमाम सनातन पथ से होकर ही गुजरेगा। मोदी सिर्फ सनातन पथ पर विस्तार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि विकास कार्यों की रफ्तार बता रही है। दरअसल मोदी ने हर भ्रांति को तोड़ा है। जनता के मन और मूड को समझने के महारथी नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा से पहले 30 दिसंबर को भी अयोध्या में होंगे। विरोधियों की हर मंशा को ध्वस्त करने का मादा रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब काशी गए तो उन्होंने बहुत कुछ साथ लिया। कैसे, वो भी आपको बताते हैं। ब्रांड बनारस ये साथ रहा, भोजपुरी बाहुल्य 27 सीटें साथ रही, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद साथ रहा, हिंदुत्व, तीसरी पारी और गारंटी। प्रधानमंत्री इस वक्त जहां जहां जाते हैं वो गारंटी का जिक्र जरूर करते हैं, महिलाओं का जिक्र जरूर करते हैं, विकास का जिक्र जरूर करते हैं। अगर मोदी के काशी दौरे को ही आप देख लेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तकरीबन 300 महिलाओं और 200 बच्चों के साथ सीधा संवाद किया। प्रधानमंत्री ने अपनी 2 दिन की काशी यात्रा का समापन चुनावी रैली के जरिए किया और ये रैली जिस बरकी में की हुई वहां 4 जिलों की सीमा लगती है। ये जिले हैं बनारस, जौनपुर, भदोही और मिर्जापुर। रैली में प्रधानमंत्री ने भाषण की शुरुआत भोजपुरी में की और तकरीबन 52 शब्द भोजपुरी में बोले और इसके जरिए उन्होंने पूर्वांचल की भोजपुरी बाहुल्य 27 लोकसभा सीटें और पड़ोसी राज्य बिहार की 40 सीटों को भी साधा। उन्होंने पूर्वांचल के पिछड़ेपन का भी जिक्र किया। ये एक तरह से आम चुनाव का आगाज सा रहा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जानते हैं कि किस इलाके को उसकी भाषा से साधना है और किस इलाके को वहां के पहनावे से साधना है, किस क्षेत्र को उसकी बोली से साधना है। जैसे जब काशी में प्रधानमंत्री मोदी ने रैली की तो उन्होंने भोजपुरी में बात की। मोदी ने भाषण शुरू करते हुए कहा, काशी के सब लोगन के हमार प्रणाम बा, का कहल जाला बनारस में, जया राजा बनारस। देखिए, तो ये तमाम बातें जो उनकी तरफ से कही गई, अब ये जो बातें उनकी तरफ से कही गई कहीं ना कहीं लोगों को कनेक्ट करने की ये कोशिश थी जो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कही गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कुछ महीने बाद ही देश भर में चुनाव है। मोदी ने देश भर को गारंटी दी है कि वो अपनी तीसरी पारी में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाएंगे। यानी उन्होंने ये भी बता दिया कि 2024 को लेकर के वो आज से ही तैयार है, क्योंकि मोदी को इस बार 70% या 80% नहीं बल्कि 100% का स्ट्राइक रेट चाहिए। आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक तो हुई थी। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार बीजेपी नेताओं के साथ अलग से खास बैठक की। तो इसी के साथ बीजेपी अपनी अलग प्लानिंग पर लगातार काम कर रही है, जैसे कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए पूरे देश में केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया जा रहा है। तो वही दूसरी ओर बीजेपी उत्तर प्रदेश में तकरीबन 2 करोड़ लोगों को नमो ऐप से जोड़ने के काम में लगातार इस वक्त लगी हुई है।
जो आज कुछ लोग मिल रहे हैं दिल्ली में अलायंस के नाम पे, उनके बारे में भी, तो उनका मकसद ये है कि इस सरकार को उखाड़ के फेंक देना। और लेकिन हमारे जो हम सब जो बैठे हैं, तो हम लोगों को कहा, हमारा विचार है मेक भारत, भारत का भविष्य उज्जवल बनाना। आज प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि 2023 की ये अंतिम मंगलवार की बैठक है संसद के लिए, और अभी जो हॉल है उसमें लगभग 2.5 ब्लॉक बीजेपी के सांसदों से भरता है। 24 में पूरा ब्लॉक भर जाएगा, और जो विपक्ष के लोग हैं उनकी संख्या क्या होगी ये बताने की जरूरत नहीं है। और उसका कारण बहुत स्पष्ट है। आज जो तथाकथित इंडिया गठबंधन, जिसे हम घमंडिया गठबंधन कहते हैं, उसकी बैठक है, उसका उद्देश्य है नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना, और हम जो यहां बैठे हैं उनका उद्देश्य है भारत का भविष्य उज्जवल करना। चलिए खबरों में और आगे बढ़ते हैं। 1990 का दशक तो आपको याद ही होगा। उन दिनों एक यात्रा ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। 90 के दशक में बीजेपी के नेता लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या के लिए यात्रा निकाली। इस यात्रा के मुख्य चेहरे थे आडवाणी और पूरी यात्रा के कमांडर थे नरेंद्र मोदी। इसी यात्रा ने राम मंदिर आंदोलन को घर घर तक पहुंचा दिया और देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था राम मंदिर से जाकर जुड़ गई। एक बार फिर वैसी ही एक यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। गुजरात से 8 जनवरी को रामनगरी अयोध्या के लिए ये यात्रा निकलने वाली है। गुजरात, एमपी, उत्तर प्रदेश के 14 शहरों से गुजरेगी ये यात्रा। तकरीबन 1400 किलोमीटर का सफर तय करेगी ये यात्रा। 20 जनवरी को ये यात्रा अयोध्या पहुंचेगी। अहमदाबाद का रामचरित मानस ट्रस्ट रथ यात्रा का संयोजक है। अयोध्या पहुंचने के बाद ट्रस्ट रामलला को चढ़ाएगा 51 लाख रुपए का चढ़ावा। वहीं इसी बीच ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि उन्होंने बीजेपी के दिग्गज नेताओं लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से आग्रह किया है कि ठंड ज्यादा है और उनकी उम्र बहुत ज्यादा है, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में वो ना आए। आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से अपील की गई है जनवरी में अयोध्या ना आए। आपको बता दें यहाँ कि आडवाणी की उम्र है 96 साल, जबकि मुरली मनोहर जोशी भी 90 वर्ष के हैं। ट्रस्ट का कहना है कि दोनों वरिष्ठ हैं और उनकी उम्र को देखते हुए उनसे यह अनुरोध किया गया था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। वेब के अध्यक्ष रविंद्र नारायण सिंह, कार्याध्यक्ष आलोक कुमार और रामलाल ने आज लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से मिलकर उन्हें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आमंत्रण दिया। पहले आपको चंपत राय की बात सुनाते हैं, फिर अयोध्या से जुड़ी खबर पर आगे हम बढ़ेंगे। आडवाणी जी का होना अनिवार्य है और हम ये भी कहेंगे वो कृपया ना आए। आपको मालूम है कि नहीं, आप आडवाणी जी को देखा भी है कि नहीं? आडवाणी जी की आयु में आप पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे? डॉक्टर जोशी से मेरी स्वयं वार्ता हुई और मैंने यही कहता रहा फोन पर, आप मत आइए, और वो जिद करते रहे मैं आऊंगा। मैं नहीं समझता कि मेरे से ज्यादा संबंध आप में से किसी के हैं क्या, जितने मेरे उनसे संबंध हैं। और मैं बार बार निवेदन करता रहा, गुरुजी आप मत आइए, आपकी आयु, सर्दी, आपने घुटने बदलवाए हैं। वो कहते नहीं मैं आऊंगा, खरी इच्छा बलवान। तो एक तरफ प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर अयोध्या में लगातार विकास कार्य भी चल रहा है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या आएंगे। यहाँ वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शुभारंभ करेंगे। साथ ही उम्मीद है कि वो राम मंदिर निर्माण कार्यों का भी जायजा ले सकते हैं। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी रहेगी। 30 दिसंबर को एयरपोर्ट के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में एयरपोर्ट की ही तर्ज पर बनकर के तैयार हुआ अयोध्या रेलवे स्टेशन के नए रूप का भी लोकार्पण करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अयोध्या के लिए पहली उड़ान शुरू करने का मौका इंडिगो एयरलाइंस को मिला है। अयोध्या का रेलवे स्टेशन कैसा होगा वो रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। इस समय हम मौजूद हैं अयोध्या के रेलवे स्टेशन पर। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये अयोध्या का नया रेलवे स्टेशन है, जो कि निर्माण की गति बहुत तेज़ी से चल रही है। आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर अयोध्या राम मंदिर के
तर्ज पर यह स्टेशन बनाया जा रहा है और इसमें गुम्बद बनाए गए हैं कि जो भी श्रद्धालु अयोध्या स्टेशन पर पहुँचे उसको एहसास हो सके कि हम अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी में आ चुके हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाली 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रेलवे स्टेशन का शुभारंभ करेंगे और उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय श्री राम एयरपोर्ट का भी शुभारंभ करेंगे। बात करें अयोध्या रेलवे स्टेशन के अंदर की तस्वीर की तो आप हमारे कैमरे में देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर फिनिशिंग का कार्य चल रहा है और लगभग 31 दिसंबर तक कार्य पूरा हो जाएगा। यहाँ पर बुजुर्गों और महिलाओं की सुविधा के लिए लिफ्ट व एक्सीलेटर लगाए गए हैं, एसी रूम है, वेटिंग रूम है और काफ़ी सारी सुविधाओं से लैस होगा यह स्टेशन। आपको बता दें कि यहाँ पर पेयजल, फूड प्लाजा और पूरे भवन को वातानुकूलित बनाया गया है। बताते चलें कि दिव्यांग के लिए रैंप की व्यवस्था की गई है। यह स्टेशन करीब 3 किलोमीटर की लंबाई में होगा और इसमें 3 प्लेटफार्म बन रहे हैं।